नमस्कार, मैं संगीता मौर्य, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। स्त्री दर्पण के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर विमल कुमार जी का एवं स्त्री दर्पण समूह के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे काशी की तवायफ परंपरा का ऐतिहासिक विवेचन विषय पर कुछ कहने का अवसर दिया है। प्राचीन परंपरा और शब्दकोशों में तवायफों को गणिका, नगरवधु, वेश्या, पतुरिया, तवायफ, रंडी मुंडी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। गीता श्री वेश्या शब्द को वैश्य से उत्पन्न हुआ मानती हैं। कहती हैं कुछ विद्वान वेश्या शब्द को वैश्य शब्द के कारण ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। देह का यह व्यवसाय, जिसे हम वेश्यावृत्ति कहते हैं, संभवतः व्यापारिक विकास से आया। ऐसा नहीं है कि यह पेशा सिर्फ व्यापार के कारण ही अस्तित्व में आया। हाँ, यह जरूर है कि इसके कारण वह फला फूला होगा। महाकवि मतिराम ने गणिका के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, धन दे जाके संग में रमे पुरुष सब कोई, ग्रंथन को मति देख के गणिका जानो सोई। भारतीय परंपरा में गणिकाओं का इतिहास लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुराना है। बौद्ध काल की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली की कथा से हम सभी परिचित हैं। बौद्ध विहारों में स्त्रियों के प्रतिबंध के बाद भी आम्रपाली की प्रतिभा देखकर बुद्ध ने उन्हें अपने विहार में प्रवेश दिया था। एक कोठे वालिया में अमृतलाल नागर लिखते हैं, वेश्या या गणिका का अर्थ स्पष्ट है। जन और गण की पत्नी केवल इस देश के प्राचीन इतिहास से ही नहीं, वरन सारी दुनिया में मानव सभ्यता के पितृसत्तात्मक युग में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण संस्था बन गई। बाइबिल में केडेशोत वेश्याओं का वर्णन आता है। ये लोग मंदिरों से संबद्ध थीं। मोआबाइट और असीरियन मंदिरों में भी इनका बड़ा आदर होता। आर्मीनिया देश में पुराने समय में यह आम प्रथा थी कि लोग अपनी बेटियों को देवदासी बना देते थे। प्राचीन बेबीलोनिया में इन देवदासियों का रुतबा था। प्राचीन एथेंस और रोम में वेश्याओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हमारे देश में सालवती, मथुरा की वसंत सेना तथा वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के वृत्तांत अब तक भारतीय साहित्य में अनेक काव्य, नाटक और कहानी उपन्यासों की विषय वस्तु बनकर लोक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि गणिकाओं का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। समाज में तवायफों को लेकर पक्ष विपक्ष की बहुत सारी राय मौजूद है। कुछ लोग इन्हें समाज के कलंक या अभिशाप के रूप में देखते हैं और कुछ लोग इन्हें परिवार एवं विवाह संस्था के एक विकल्प के रूप में देखते हैं। चाहे कई लोग कितने भी तरह से देखें, लेकिन कला साधक जो हैं वह नृत्य, संगीत आदि कलाओं के विकास के वरदान के रूप में इन्हें देखते और स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कहना है, अगर कोठे नहीं होते, तवायफे नहीं होती तो आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं होता। मुजफ्फरपुर की तवायफ ब्रिजबाला के साथ बिस्मिल्लाह खां रियाज किया करते थे। बिस्मिल्लाह खां यह मानते थे कि पक्की गायकी कोठे पर थी। यह गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया, इस गाने की धुन ब्रिजबाला ने ही बनाई थी। इस गाने ने बिस्मिल्लाह खां को अमर कर दिया और ब्रिजबाला गुमनाम ही रहे। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका मल्लिका भी इसी परंपरा की वाहक थीं, जो बहुत पढ़ी लिखी और साहित्य में रुचि रखने वाली थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं भारतेंदु की मान ली गईं और उनका अस्तित्व इतिहास के गर्त में दफन हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर राजकुमार को, जिनके अथक परिश्रम से मल्लिका की रचनाओं का समग्र प्रकाश में आया है, और मनीषा कुलश्रेष्ठ को भी, जिन्होंने मल्लिका को ही अपने उपन्यास का विषय वस्तु बनाया है। ठुमरी और दादरा की खूबसूरती भी इन्हीं कोठों की देन थी। ठुमरी की एक बानगी की, हमसे करके हो बहाना, सैया कहवा गैलाना, बनारस की इसी
गायकी की समृद्ध परंपरा। दादरा में देखें तो भीगे पसीनवा से अंगिया बलम तनी बेनिया डोला दाना। बनारस की इस गायकी की समृद्ध परंपरा को समृद्ध करने वाली हुस्नाबाई, धनेसराबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, जद्दनबाई जो फिल्म अभिनेत्री नरगिस की मां थी, और 56 छुरी के नाम से मशहूर जानकीबाई के साथ ही विद्याधरी बाई, मोतीबाई, गौहरजान, काशीबाई आदि इस परंपरा की चमकती नक्षत्र रही हैं। इस संदर्भ में अमृतलाल नागर लिखते हैं, उत्तर भारत में 3 नाम किंवदंतियों की ऊंची ऊंची मीनारों पर प्रतिष्ठित है। नर्तकों में महाराज बिंदादिन तथा गायिकाओं में गौहरजान और विद्याधरी के नाम नृत्य संगीत के प्रेमियों में बड़े ही प्रख्यात हैं। हुस्नाबाई का भी नाम बड़ा था, उनकी लिखावट सुंदर थी, उनका पत्र व्यवहार भारतेंदु से होता था। तब के जमाने में तवायफें हमारी शान हुआ करती थी, जिनको राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था। ये कोठेवालिया में अमृतलाल नागर हमारा ध्यान इस ओर ले जाते हुए कहते हैं कि विद्याधरी की समवर्ती गायिका अंजनी बाई मालवेकर राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उनके बाद की पीढ़ी की बनारस की रसूलन बाई को भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। काशी से दूर रहने के कारण विद्याधरी का नाम लोगों की स्मृति से भी ओझल हो गया है। सुप्रसिद्ध लेखक बंधुवर रुद्र काशिकेय ने मुझे बतलाया था कि विद्याधरी से जयदेव की गीत परंपरा की रचनाएं जिसने सुनी है वह उन्हें कभी नहीं भूल सकता। विद्याधरी और राजेश्वरी ने गोस्वामी दामोदर लाल जी से कामसूत्र पढ़ा था। काशी की एक सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका बड़ी मोतीबाई का नाम आने पर बोली, पुराणों में विद्याधरी आहा। काशी में मैंने अनेकों से विद्याधरी के संबंध में सुना। विद्याधरी ने अपने समय में संपूर्ण उत्तराखंड को अपने गायन कला से प्रभावित कर रस बरसाया था। पहले बड़े बड़े रईसों के यहाँ शादियां होती थी, महफिलें सजती थी। ये महफिलें छोटी नहीं होती थी, बल्कि कई कई डेरों की महफिलें हुआ करती थी। महफिल में उठने बैठने बोलने सबके सलीके हुआ करते थे। कहाँ चप्पल उतारनी है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है आदि सभी छोटे बड़े कायदे जानने पड़ते थे। देखा जाए तो इन महफिलों में बाद में मणिपुरी, भरतनाट्यम जैसे सभी शास्त्रीय संगीत देखने को मिलने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक जो इन महफिलों की शान हुआ करती थी, हम यह भी कह सकते हैं कि कथक जैसे लोक नृत्य की परंपरा को ये तवायफें थाथी के रूप में संभाली हुई और समृद्ध कर रही थी। इस पर प्रकाश डालते हुए वसुधा और डालमिया लिखती हैं, जहां बहुत दिनों से तवायफें नागरिक जीवन के केंद्र में रहती चली आती थी। सभ्य समाज सिर्फ आनंद के लिए ही नहीं वरन संगीत नृत्य का लुत्फ लेने के साथ साथ ऐसे अभिजात्य माहौल की खोज में इन तवायफों के पास आता था जो सौंदर्य बोधी दृष्टि से परिष्कृत हो। जो भी तवायफ एक बार सौंदर्य और कला में महारत हासिल कर लेती, उसे हमेशा के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती। बनारस के महाराज और सतासीनों के सामने उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता। बनारस के महाराज और साथ ही सभी मंदिरों और पवित्र नदी गंगा के रेत पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में आमंत्रित की जाती। देखा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की भोली बाई भी इसी परंपरा की और उसकी अनुगामिनी बनी सुमन इसी बनारस की है। प्रारंभ के दौर में देखा जाए तो यहाँ की तवायफें बदनाम नहीं थी। आज तवायफों का जो रूप हम देख रहे हैं वह 19वीं सदी का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बनारस में तवायफों की इस परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाए। अपने उपन्यास सेवा सदन में प्रेमचंद बार बार ये कहते हैं कि मुस्लिम शासन के बाद तवायफों की यह परंपरा शुरू होती है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि इसका सही समय औपनिवेशिक भारत का है। पहले तवायफों के यहाँ लोग तालीम लेने जाते थे।
यहाँ सुर और संगीत की तहजीब में रुचि रखने वाले लोग आते थे। छोटे बड़े सभी का इन महफिलों में आदर और सम्मान था। बनारस की संगीत परंपरा से हम सभी वाकिफ हैं और इस परंपरा का स्रोत दाल मंडी ही है, जहाँ न कभी दाल की मंडी थी न वेश्याओं की मंडी लगती थी, बल्कि यहाँ से संगीत की वह परंपरा विकसित होती है जिसने दुनिया में बड़ा नाम कमाया। चौक से नई सड़क के बीच की जिस गली का नाम दाल मंडी है, दरअसल बनारस की इस गली का नाम यहाँ के ही राजवैद्य हकीम मोहम्मद जाफर के नाम पर पड़ा। दाल मंडी की उसी गली में जहाँ बाद के दिनों में लोग वहां जाने से कतराने लगे, उस गली की शोभा पारसी थिएटरकार आगा हर्ष कश्मीरी और बिस्मिल्लाह खां साहब का निवास भी वहीं था। तो फारसी उर्दू के मशहूर फनकार मिर्जा गालिब और उर्दू के पहले सोनेट शायर डॉक्टर नाजिम जाफरी भी वहीं से संबंध रखते थे। यह बात इतिहास सम्मत है कि मुगलों के समय में संगीत की परंपरा बहुत समृद्ध थी। मुगल बादशाहों ने संगीत और संगीतकारों का बड़ा आदर किया, लेकिन इस समृद्ध परंपरा में सेंध लगाने का काम भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दिनों में अंग्रेजों ने किया। चूंकि उन्हें न यहाँ के संगीत से मतलब था न यहाँ की परंपरा और संस्कृति से ही। यही कारण है कि उन्होंने सारी नाचने वाली को नाच गर्ल का नाम दे दिया। इस संबंध में गरिमा श्रीवास्तव लिखती हैं कि 1856 में अवध में तवाइफों को मिलने वाली पेंशन दी गई। 1857 में वे संदेह के घेरे में आ गईं, लेकिन 1868 से वे तो अति साधारण देह श्रमिकों में तब्दील कर दी गई। वे स्त्रियां जो साहित्य संस्कृति कला की वाहिकाएं बनकर पुराने समय से ही शासन और सत्ता संस्कृति से सम्मानित हुआ करती थीं, बदले में अपनी कलाओं के साथ भरण पोषण के लिए बाजारों में बैठने लगी। ब्रिटिश कानूनों ने बेहद दीनावस्था में पहुंचा दिया। अब वे सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल बनकर सिविक टैक्स खातों में कर अदा करती थी। अंग्रेज विद्वान प्राण लेविस और फ्रेंचेस्का आर्सिनी ने इस पर विस्तार से बात की है। कोठे पर इस गायकी का रियाज बहुत वर्षों तक किया जाता था, तब जाकर गायकी पक्की होती थी। लेकिन बाद के दिनों में गजल का जमाना आ गया और कोठे की पक्की गायकी थिएटर और मजेदार बातों में तब्दील हो गई। इस संबंध में सेवा सदन की भोली कहती है, सुमन से कहती है, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा, गाने को कौन पूछता है। ध्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चली हुई गजलें की धूम है, 2-4 ठुमरियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं बस। फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए। इस तरह 16वीं सदी में महफिलों की शुरुआत हुई मानी जा सकती है। गीता श्री भी लिखती हैं कि मुगलकालीन शासकों के समय में ही यहाँ विषयवृत्ति का धंधा शुरू हुआ। तभी तवाइफें राजमहलों से निकलकर कोठों पर आ जाती। 16 अगस्त 1781 का दिन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर वारेन हेस्टिंग काशी नरेश महाराजा चेत सिंह को उनके शिवाला में बंदी बना दिया था। भले ही बनारसियों ने उन्हें खदेड़ कर भगा दिया, लेकिन राजा का सब कुछ ध्वस्त हो गया। बनारस में आज भी राजा चेत सिंह के नाम पर चेतगंज है, जहाँ के वे राजा थे। अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ की राजशाही टूटी और आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। राजाओं में आपसी फूट पैदा होने के कारण भी राजा कमजोर हुए और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती चली गई। अब वे तवाइफों का संरक्षण कर पाने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण तवाइफों की जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए और उनको अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। गीता श्री लिखती हैं, दुनिया की नजर में वे चाहे जो हों, बुरी, अछूत, गंदी, मेरी नजर में दैहिक श्रमिक हैं। उनके सामने जब दुनिया ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा और सड़क व कोठे पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वे क्या करते। आजादी की लड़ाई में पुरुषों की भूमिका को तो हम सभी जानते हैं।
इसके साथ स्त्रियों ने भी इसमें बराबर का सहयोग किया, यह बात भी कुछ लोग जानते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यह जानते हैं होंगे कि बनारस की तवाइफों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था। इसका जिक्र इतिहासकारों, ऐतिहासिक रिपोर्टों के साथ ही इस तरह के शोध पत्रों में कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा कभी नहीं बनने दिया गया। VNS टुडे में छपी एक खबर के अनुसार इतिहास के जानकारों की माने तो बनारस की दाल मंडी में सजने वाली महफिलों में अंग्रेजों को देश से निकालने की रणनीति तय होती थी। मशहूर अभिनेत्री नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई ने कोठे पर आए दिन अंग्रेजों के छापे से तंग आकर दाल मंडी गली ही छोड़ दी थी। ठुमरी गायिका राजेश्वरी बाई तो हर महफिल में अंतिम बंदिश भारत कभी न बन सकेला गुलाम गाना नहीं भूलती थी। फूल गेदवा न मारो मैका लगत जो बनवा में जैसे मशहूर गीत रसूलन बाई ने तो आभूषण तभी पहना जब देश आजाद हो गया। इहे ठिया झुलनी हेराला हो रामा, कासे मैं पूछूं गीतों को अपनी सुरीली आवाज में पिरोने वाली मशहूर तवायफ दुलारी बाई आजादी के समय बनारस के क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम करती थी। इस आवाज में इतना जोश और क्रांति थी कि वारेन हेस्टिंग महिला का रूप धारण करके यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उनके हुंकार से ही दुलारी बाई के सबसे खास ननकू ने भी कई अंग्रेजों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कजरी गायिका सुंदरी के प्रेमी बनारस के दाताराम नागर को ब्रितानी सेना से मोर्चा लेने पर काला पानी की सजा हो गई। सुंदरी अपना दुख इस कजरी के माध्यम से प्रकट करती हुई कहती है, अरे रामा नागर नया जाला काले पनिया रे हरी, सबकर नया जाला काशी हो विशेषर रामा, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी। आगे वह अपनी विरह वेदना प्रकट करती हुई कहती हैं, रहिया में रोवे तोर संगी और साथी रामा, नार घाट पर रोवे कसबिनिया रे हरी। इसका वर्णन शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने बहती गंगा में किया है। स्वर जीवनी सिद्धेश्वरी देवी भी अपनी महफिलों में देशभक्ति के गीत गाती रही। तो वहीं बनारस में महात्मा गांधी की प्रेरणा से तवायफ सभा की स्थापना होती है और हुस्नाबाई उनकी अध्यक्ष नियुक्त होती हैं। नागर जी अपनी पुस्तक एक कोठेवालिया में जिक्र करते हैं कि विद्याधरी देवी महात्मा गांधी के साथ मीटिंग में हुई बात को प्रस्तुत करते हुए और विद्याधरी बाई के देशभक्ति संबंधी गीत को भी उद्धृत करती हुई कहती हैं, भारत न रह सकेला हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा आया है वो जमाना, यूं खौलने लगा है अब हिंदुस्तानियों का खून, खौलने लगा है अब हिंदुस्तानियों का, कर देंगे जालिमों के बंद सब जुर्म ढाना। कौमी तिरंगे झंडे पर जा निसार उनकी, हिंदू मसीह मुसलमान गाते हैं ये तराना, परवाह अब किसे है इस जेल को दमन की, एक खेल हो रहा है फांसी पे झूल जाना। भारत वतन हमारा, भारत के हम हैं बच्चे, माता के वास्ते हैं मंजूर सर कटाना। बनारस की तवाइफों ने न सिर्फ संगीत की महफिलों को सजाया बल्कि अंग्रेज सैनिकों के विद्रोह में सड़कों पर भी उतरी। घूंघट की आड़ में उनमें कई खबरियों का काम करती थीं, तो कई धनराशि द्वारा इस आंदोलन में अपना सहयोग करती थीं। कोरोना काल की वह घटना हम सब नहीं भूले होंगे जब एक महिला मुस्लिम पत्रकार ने मड़ुआडी की उन बेश्याओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कोरोना काल में धंधा न कर पाने के कारण यहाँ की तवाइफें भीख मांगने को मजबूर हुई।
बाकायदे दहलीज, घर की दहलीज पर कटोरा लिए हुए उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर तैर रही थी। वास्तव में देखा जाए तो हमारा ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं कि वेश्याएं कैसे रहती होंगी, क्या खाती होंगी, उनको खाने पीने की भी कोई कमी हो सकती है और वह समाज से अपनी व्यथा किस प्रकार कह पाती होंगी। यदि कहती भी होंगी तो समाज उनके इस कथन पे क्या प्रतिक्रिया करता होगा। इस तरह की कितनी सारी बातें जहन में घूमने लगी। इस समाचार ने सचमुच में हमें अपनी ओर आकर्षित किया। उसके बाद मुझे कई बार बार नलिनी जमीला याद आने लगी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा, एक सेक्स वर्कर की आत्मकथा, जो कि एक किसी सेक्स वर्कर द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है। इसमें नलिनी अपने बीमारी के दिनों को याद करती हुई लिखती हैं कि वह किस प्रकार बीमारी की वजह से धंधा नहीं कर पाती थी और दूसरा ठिकाना न होने के कारण वे मस्जिद में ही रहती और भीख मांगती थीं। कोई उनको भीख तक नहीं देता था। सब मर्दों की गिद्ध दृष्टि उनकी बेटी की ओर ही लगी हुई थी। बनारस के मड़ुआडीह की इस खबर के बाद हमारा ध्यान बरबस बनारस की इन मंडियों की ओर जाता है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि एक समय में बनारस की दाल मंडी और शिवदासपुर, जो कि मड़ुआडीह का थाना है, इसे तवाइफों के अड्डे के रूप में जाना जाता रहा है। मैं उस घटना को आज भी नहीं भूली हूँ जब मैं और मेरी बहन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पहले पहल दाखिला लिया था। हम गांव से निकलकर पहली बार बनारस जैसे शहर में आए थे। कुछ नहीं जानते थे, न इस शहर के बारे में, न इसके रहन सहन और तौर तरीकों के ही बारे में। हमने सुना था कि गोदौलिया में कपड़े सस्ते मिलते हैं। सस्ते कपड़े की चाह में हम गोदौलिया के लिए निकल पड़े। हमें जाना था गोदौलिया, लेकिन रास्ता न जानने की वजह से हम निकल गए नई सड़क और नई सड़क से दाल मंडी। यह बाजार हमारे लिए कुछ नया और अजीब लग रहा था। एक में एक गली, एक में एक दुकानें, इस तरह से हिंदू मुस्लिम की बहुतायत में एक साथ दुकानें हम कभी नहीं देखे थे। हमें यह एक नई और अलग सी दुनिया लग रही थी। फिर भी हम कुछ कपड़े खरीदे और खुशी खुशी अपने छात्रावास की ओर चल पड़े। यहाँ अपनी सहपाठी ने, जो अभी तक सहेलियां नहीं बन पाई थी, सबको सामान दिखाने लगी और उस जगह के बारे में भी बताया। उस समय उन लोगों ने जो दाल मंडी के बारे में बताया, उस रात हमारे डर की नींद ही नहीं आई। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। सबने अपनी जानकारी के अनुसार एक और बात जोड़ी कि एक बार बीएचयू के विधि संकाय के छात्रों ने बहुत सी कोठे पर काम करने वाली लड़कियों को छुड़ाया था। इसकी जानकारी और अधिक पुख्ता हुई सत्यव्यास के बनारस टाकीज को पढ़ते हुए, जब वे शिवदासपुर वाली जगह का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अभी वह गंजा हम तक पहुंचता, इससे पहले एनजीओ के वॉलेंटियर ने रेड का सिग्नल दे दिया। छात्रावास के लड़कों की टुकड़ी लड़कियों को बचाने में लग गई। दादा ने उस लड़की को बस में खींच लिया। लड़की डर गई थी, रो रही थी। बाकी लड़कियां भी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। कुछ तो हाथ छुड़ाकर अंधेरी कोठरियों में गुम हो गई, कुछ ने झट दरवाजों की कुंडियां लगा दी, कुछ को वॉलेंटियर्स जबरदस्ती गाड़ी में डालने में सफल हो गए। अगर किसी तीसरे की नजर से देखा जाए तो यह बचाव कम, हमला ज्यादा लग रहा था। मंडी में सब अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे थे। यदि इन मंडी की भौगोलिक स्थिति पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यह बनारस के शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके एक सिरे पर गौतम बुद्ध के उपदेश का स्थल सारनाथ है, तो दूसरे सिरे पर ज्ञान वाहिनी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गोदौलिया के जिस स्थान पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसी के समीप या उसके गर्भगृह में भी कह सकते हैं कि वहीं पर दाल मंडी स्थित है, जहां स्त्रियों के रूप का बाजार लगता है। कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में देवदासियों की परंपरा बहुत पुरानी है। गीता श्री लिखती हैं, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में खुलने वाली धर्म की खिड़कियां सदियों से नारी देह को एक माध्यम मानती रही हैं। नारी देह यानी एक रास्ता जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसी धर्म की आड़ में या सोहबत में होते रहे हैं देह के सौदे। शायद ये धर्म का असर है या सदियों से मन में बैठा डर, जिसका सौदा होता रहा।
जिसका सौदा होता रहा वह भी चुप और सौदा करने वाले भी खामोश। तवाइफों की परंपरा पर बात चली है तो अगर इस कड़ी में उमराव जान का नाम न लिया जाए तो यह बात पूरी नहीं हो सकती। उमराव जान लखनऊ की एक मशहूर तवाइफ थी जिनका शायरी की दुनिया में बड़ा नाम था। उमराव जान की जिंदगी एवं उनके संघर्ष को उद्घाटित करने के लिए अभिनेत्री रेखा ने फिल्म उमराव जान में बेहतरीन अभिनय किया। बाद में ऐश्वर्या ने भी किया। मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान की आप बीती का पूरा विवरण उमराव जान अदा नाम से पंक्तिबद्ध किया है। यह पुस्तक 1899 ईस्वी में आई। यह कहानी फैजाबाद की अपहरित छोटी अमीरन से लखनऊ की उमराव जान तक की है। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने लखनऊ में तबाही मचा दी, सब तरफ लूट पाट और सरेआम कत्ल का दौर चल रहा था। उस समय लखनऊ भी उजड़ गया। यहीं से राजे राजवाड़ों की हुकूमत भी जाती रही थी। ऐसे समय में ही महफिल और मुजरे का दौर भी चला गया। लखनऊ के नूर के साथ ही उमराव जान की जिंदगी के नूर भी बेनूर हो गए। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अपने तन्हा जीवन का सफर तय करते हुए उमराव जान वाराणसी में आ गईं। वह उसी दाल मंडी में एक कमरा लेकर रहने लगी जहां से इस दाल मंडी की गौरवशाली परंपरा की शुरुआत होती है। अध्ययन की दृष्टि से जब हमारा ध्यान बनारस की वेश्याओं की ओर जाता है तब मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन की याद जहन में जरूर आती है, क्योंकि बनारस को जानने समझने के साथ ही तवाइफों की जिंदगी में आए बदलाव और उस समय जो तमाम तरह के आंदोलन चल रहे थे वह वेश्याओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे थे। समाज के इस बनते बिगड़ते रिश्तों ने तवाइफों की जिंदगी कैसे बदली, इन सारी बातों को जानने समझने के लिए हिंदी में सेवा सदन एक अच्छा दस्तावेज है। बहुत शुक्रिया और आप पुनः आभार आप सभी का।